हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू ऑल टू जंग टाइम्स एकेडमी। चलिए थोड़ा सा वापस से स्टार्ट कर देते हैं, सब कुछ एक स्ट्रीमलाइन पे आ जाते हैं। ये जो सेशन है उसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेंगे। नॉर्मली आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि करंट अफेयर्स के अंदर वो कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि कैसे हमें सब्जेक्ट्स के साथ में करना है। इसमें हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि कैसे आपको सब्जेक्ट्स के साथ में इसको क्लियर करना है, कोरिलेट करना है, साथ में किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर फ्रेम होकर के आ सकते हैं। प्रीलिम्स को ले लीजिए या मेंस को ले लीजिए, और साथ में आपको कैसे आंसर राइटिंग भी करनी है, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इस चैप्टर से या इस टॉपिक से नोट्स कैसे बना रहे हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक छोटे से कोट के साथ में, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। तो मेहनत और कंसिस्टेंसी को हमेशा कंटिन्यू रखिए। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है। उससे पहले एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम आज की हिस्ट्री के ऊपर। ये लेने का रीज़न मेरा ये है क्योंकि हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी एग्जाम्स की अप्रोच में है। ये जो सेशन है आपका करंट अफेयर का, इसके अंदर हम सारे एग्जाम्स को लेकर के चल रहे हैं, वेदर यू आर गोइंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स और कोई भी आप पीएससी एग्जाम्स या टीचिंग या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हम करते हैं, तो कुछ स्टैटिक पोर्शन आपका आता है हिस्ट्री ऑफ द डेज रिलेटेड, तो उसको भी अपन इसके अंदर फोकस करेंगे। ये हमने एक नया सेगमेंट इसके अंदर लिया है। फर्स्ट है आपका 1675 के अंदर गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैटिक पोर्शन से ये मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आता है, काफी बार पूछा जाता है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब हम हिस्ट्री के अंदर सिख संप्रदाय को हम पढ़ते हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये जैसे ये बन गया है कि सिख संप्रदाय को, जो हम पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगे, हम थोड़ा सा इसको एक ग्लिम्पस के अंदर लेंगे कि सिखों के जो हैं 10 गुरु जो थे, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में भी आता है कि 10 जो गुरु थे उनमें पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, कितने गुरु हुए थे। तो टोटल जो गुरु थे सिख संप्रदाय के अंदर वो 10 हुए थे। तेग बहादुर जो थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे, वो कौन से नंबर के थे? तो ये 10वें नंबर के थे। इनके पिता कौन थे? तो तेग बहादुर इनके पिता थे। इसके बाद में 1675 में इनको गुरु बनाया गया था। मीन्स इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि 9 वर्ष की उम्र थी जब ये गद्दी पे बैठे थे। उसके बाद ये जो है संप्रदाय आपका खत्म हो गया था। और इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके जैसे इन्होंने औरंगजेब के टाइम पे इन्होंने उनको एक लेटर लिखा था जो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या था। कई बार एग्जाम में जो इसका पूछा जाता है वो लिखा हुआ आता है जफरनामा। राइट, तो ये पूछा जाता है कि जफरनामा जो है किसने लिखा था और किसके नाम लिखा था। तो याद रखिएगा, जफरनामा जो है गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था और औरंगजेब के लिए लिखा था। उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसकी है। एक्चुअली इनके जो है 4 बेटे थे इनके, तो काफ़ी बार हिस्ट्री में इनके बारे में भी पूछा गया है, जो कि मुगलों के कारण जो है उनकी डेथ हो गई थी। थोड़ा सा आपको बताती हूँ, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इनके जो 2 बेटे थे उनके बारे में लिखा आता है चमकौर का युद्ध। चमकौर का युद्ध, उसके अंदर जो है इनके दोनों बेटे मारे गए थे। उनका नाम था अजीत सिंह और जुझार सिंह। यहाँ पे भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ। चलिए, मैं ये थे आपकी अजीत सिंह और सेकंड थे इनकी जुझार सिंह। ये दोनों जो हैं अकबर के, मुगलों के साथ में चमकौर का युद्ध इन्होंने किया था, जिसके अंदर इनकी हार हो गई थी। दूसरे इनका 4 इनके बेटे थे, उनके बारे में भी काफी बार लिखा हुआ आता है। दूसरे इनका बेटा था, ये इनके पहले बेटे थे, ये इनका दूसरा बेटा था। तीसरा बेटा था इनका जारोवर सिंह, जारोवर सिंह, और चौथे इनके बेटे थे फतेह सिंह। फतेह सिंह कहते हैं इन दोनों को जो है जिंदा दीवार के अंदर इनको चुनवा दिया था। तो इसकी वजह से जो है इन्होंने एक जफरनामा नाम से जो है एक उन्होंने लेटर लिखा था औरंगजेब की कि किस टाइप से मुगलों ने जो है उनके खिलाफ किया है। तो ये थोड़ी सी इनकी स्टोरी इनकी रही है काफ़ी। और इनके बारे में एक और क्वेश्चन इनका लिखा हुआ आता है कि इन्होंने किसकी जो है स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार लिखा आता है। तो राइट, ये था गुरु गोविंद सिंह के बारे में। कभी हम सिख संप्रदाय को पूरा डिटेल के अंदर हम देखेंगे तो उसके अंदर पूरे बताएंगे कैसे आपके 10 गुरु थे। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि इसके जो 10 गुरु थे इसमें सबसे पहला कौन था, तो वो आपको शायद ध्यान होगा। गुरु नानक देव जो थे वो इनके पहले थे, दूसरे थे आपके अंगद जी। तो ऐसे इनके पूरे नाम है। अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए पूरी डिटेल में, सॉरी, मैं आपको नहीं बताऊंगी। राइट,
तो बट हाँ, इस पे मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन आपके इस टाइप से पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और काफी बार आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, चाहे आप पुलिस से ले लीजिए, या आपका कांस्टेबल का हो गया, रेलवे का हो गया, स्कूल का टीचिंग ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो गया, इन सब में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सिख संप्रदाय से रिलेटेड। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट का लिया है जो गुरु गोबिंद सिंह से रिलेटेड है। ये आपके आखिरी थे। खालसा पंथ की जो है इन्होंने स्थापना की थी, उसके साथ में इन्होंने गुरु प्रथा को भी इन्होंने समाप्त किया था। जफरनामा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जफरनामा किसने लिखा था? तो याद रखिएगा गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था। किसको लिखा था? तो औरंगजेब को लिखा था। किस विषय में लिखा था? क्योंकि इनके पिता, माता और इनके जो चारों बेटे हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके लिए उन्होंने उनके बारे में लिखा था। इनके बेटे के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि जो मैंने आपको बताया कि इनके कौन से 2 बेटे थे जिनको मुगलों ने दीवार के अंदर चुनवा दिया था, तो जोरावर और फतेह सिंह, ये भी काफी बार पूछा गया है। फिर अजीत और जुझारू के बारे में भी पूछा गया है कि ये चमकौर का युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था। तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे जो दोनों बेटे थे उनके साथ में और मुगलों के साथ में हुआ था। राइट, ये हो गई इनके गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। सेकंड है आपका 1950 के बारे में। 1950 के अंदर भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया था। काफी सिंपल सा है, अब नहीं आता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी लेते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर ले लिया है। नेक्स्ट है आपके 1956 के अंदर भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इस टाइप के स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन जो स्टेट के अंदर जो स्कूल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं एजुकेशन लेवल का, मीन्स आपका पीजीटी हो गया या आपका टीआरटी पीआरटी हो गया, वहां पे थोड़े से ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं कि जिस स्टेट के अंदर आप रहते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका गठन कब किया गया था। तो ये एक काफी बार मतलब ये स्टेट पीसीएस के अंदर पूछे जाते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर 1956 के अंदर राजधानी दिल्ली जो है केंद्र शासित हुई थी। 1966 के अंदर पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य का एक नया गठन किया गया था। 1973 के अंदर मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया था। ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये आज हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है इसमें क्योंकि ये जो है आपके इंपॉर्टेंट डेज जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये दिवस जो है किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है, किनकी जयंती थी या क्या था उसके अंदर। फिर 2021 में जो है इसका थीम क्या रखा गया है या कब से ये शुरू की गई है, किसके नाम पे इसको शुरू किया गया है। तो इस टाइप से बहुत ही फ्रिक्वेंट आप एसएससी या बैंकिंग या कुछ ऐसे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो आज है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। किसकी याद में बनाया जाता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की आज जन्मदिन है, इनके लिए बनाया जाता है। कब से बनाया जा रहा है? तो 2008 के अंदर ये प्रस्तावित हुआ था सितंबर में। उसके बाद से 11 नवंबर 2008 से ये बनाया जा रहा है। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी को हमें कौन नहीं जानते हैं, इन्होंने शिक्षा जगत में बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किए हैं। और इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कई बार कि हमारा जो है पहले शिक्षा मंत्री कौन थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थी, जो कि आजाद भारत के अंदर मीन्स आपकी नेहरू सरकार के अंदर ये हुए थे। और इनके अलावा जो है कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक लिस्ट पूछी जाती है कि भारत रत्न जो है किन किन को मिला था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भी उनके मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला था। राइट, तो ये सब था आज की हिस्ट्री के बारे में, मीन्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज 11 नवंबर। काफी बार इनका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखिए करंट के साथ में हम कितनी सारी चीजों को हम साथ में आप करके लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज आज लेते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आपका मिशन 2070। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन माय ओपिनियन कि हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आपका इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बनता ही है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, प्लस आपका मेंस के लिए भी इसका आंसर राइटिंग का आ रहा है। तो ये है आपका ग्रीन न्यू डील फॉर द न्यू जीरो इंडिया। मीन्स क्या है? नेट जीरो मिशन, जिसको पीएम मोदी ने साल 2070 का किया है वादा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और ये जो टॉपिक है ये आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी हम इसके अंदर पेपर में आता है। सब साथ में आपके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, मीन्स आपके जीएस पेपर 2 एंड 3 से रिलेटेड है। और इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, फिर उसके साथ में व्हाट इज नेट जीरो इमिशन, किसको हम बोलते हैं, रिक्वायरमेंट हमारी क्यों है, इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, और इसके अंदर जो है वर्ड्स जो है हमारे पीएम मोदी जी ने जो कहे हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे क्वेश्चन सबको करेंगे। और जैसे ही जितने भी ओजांकियंस हैं जो मेरी क्लासेस को रेगुलर देखते हैं, उनको अच्छे से पता है
मैडम न्यूज़ की डिटेलिंग से पहले मैं हमेशा ये बोलती हूँ, थोड़ा-सा एक क्रिएटिव एनालिसिस कीजिए, खुद से थोड़ा-सा सोचिए कि क्या हो सकता है, खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए सोचिए, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव आपको जिस दिन आ गया, उस दिन आप देखिएगा आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी आपकी कि एग्ज़ाम्स टाइम में आप देखिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है कि हालाँकि इसके अंदर मैंने आपको पूरे डिटेलिंग आपके साथ में बताई है, लेकिन कोशिश करिए उसको नोट्स फॉर्म में बनाने की, वो भी अपन साथ-साथ बनाएँगे। तो सबसे पहले कि आपके ये जो है हम 2070 का जो हम ले रहे हैं, बहुत बार इस टॉपिक पे हम पढ़ चुके हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए सीधी-सी बात है, अभी हाल ही के अंदर जैसा पता चला कि कल जो है हमारा लास्ट इसको चर्चा में है आपके ग्लासगो के अंदर जो है ये एक मीटिंग चल रही है, राइट? तो ये देखिए हम इसके साथ-साथ ये भी करते रहेंगे कि इनमें से कैसे क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो रहे हैं। तो ये कहाँ हो रहा है? तो देखिए डायरेक्टली ये आपका ऐसे क्वेश्चन लिखा आ सकता है कि कोप 26 जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है कोप 26? ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से निकल रहा है कि ये कब हुआ? तो ग्लासगो में हुआ है। किसके लिए हुआ है? तो ये हमें पता है कोप से रिलेटेड है, मीन्स आपके जलवायु और पर्यावरण से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में अब इसका ये भी नाम याद रखिएगा, कोप 26 जो है कौन से साल में हुआ था? तो 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो हुआ था, राइट? तो ये देखिए ये डायरेक्टली आपका पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन गया है। इसके अंदर मोदी जी की बातें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए हमारे में मैटर रखती हैं। इन्होंने जैसे बहुत टाइम से आपको ध्यान होगा जब आपके कोप आपका पेरिस एग्रीमेंट जब हमारा हुआ था या कोप 25 जब हुआ था तो काफ़ी हम लोग को ये बोला गया था कि भई अभी जो ये जलवायु का जो चल रहा है मतलब परिवर्तन जो चल रहा है क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है तो सबने अपनी-अपनी एक टारगेट लाइन दी थी। लेकिन हम इस कंडीशन में नहीं थे कि हम अपनी एक डेडलाइन को दीजिए कि हाँ, इस साल तक जो है हम एक नेट ज़ीरो एमिशन कर देंगे। तो अभी मोदी जी ने एक बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि 2070 तक जो है भारत भी इस लायक बन जाएगा कि वो कार्बन उत्सर्जन पे नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो ये बहुत बड़ा इनमें है और ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आपको लिखा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली पहले ये था कि 2020 में अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपके सीधे-सीधे इस एक छोटे से टॉपिक में से निकल के आ रहे हैं कि ये चर्चा में क्यों है। पहला क्वेश्चन इसका निकल के आ रहा है कि कोप 26 जो है ये कब हुआ था? तो 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो में हुआ था। ये कोप 26 जो है महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये महत्वपूर्ण सबके इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस साल 2020 तक जो है एक सबको एक डेडलाइन दी गई थी कि 2020 तक जितनी भी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर साइन किए थे नियर अबाउट उसके अंदर 194 कंट्रीज थी 191 सॉरी तो उन्होंने सबने सिग्नेचर किए थे कि हम अब तक 2020 तक अपना टारगेट बता देंगे। अब होता ये है कि अगर हम बोलते हैं कि भाई हम कार्बन का उत्सर्जन हम कम कर देंगे तो बोला सब जाता है लेकिन एक कानूनी तौर पे किसी ने ये नहीं कहा था। कुछ एक कंट्रीज ने कहा था लेकिन सब ने ठीक है हमने साइन कर दिए हैं हम कोशिश करेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन ये एक 2020 जो है ये सारी कंट्रीज को एक डेडलाइन दी गई थी कि तब तक आपको अपने नियम कानून के साथ में आपको बताना है कि आप कार्बन उत्सर्जन जो है अपना कब तक आप कम कर सकते हैं। तो इसलिए ये 2000 ये जो आपका कोप 26 है ये बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए है, राइट? तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आ गए हैं। अब इसके अंदर है क्योंकि साल 2050 तक का तय समय दबाव बना रहा है। मीन्स हम लोगों ने ये घोषित किया था कि 2050 तक जो है हमें सबको जो है मीन्स जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं सबको जो है 2050 तक जो है आपका नेट जीरो जो है कार्बन का उत्सर्जन करना है। और उसके साथ में 2030 तक भारत कई सारे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता पाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, या मैंने कर दिया यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंस। देखिए अपन साथ साथ अपने क्वेश्चंस लिखते जा रहे हैं यहाँ पे। सिग्निफिकेंस ऑफ कोप 26 ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम SHG लिख देते हैं सिंपली। और एसडीजी के बारे में मैं आपको बहुत बार मैं बता चुकी हूं कि प्लीज जितने भी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको आप अपने टेबल पे एक चार्ट में लगा दीजिए, क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे या किसी उसमें करेंगे तो हमेशा आपको ये याद रहना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास का जो हमारा लक्ष्य है वो पहले नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर का, ये आपको मुंह जबानी बिल्कुल बाय हार्ट आपको लर्न होनी चाहिए, राइट? तो ऐसे आपको इसके नोट्स बनाने हैं। दूसरा फॉर्मेट भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी।
अब देखिए इसमें है क्या। सबसे पहले अब देखिए हमने चर्चा में क्यों है, तो हमने बता दिया कि चर्चा में क्यों है कि कोप 26 जो है ये हमारे हुआ है, ग्लासगो में हुआ है, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, तो ये हमें पहले से ही हमें क्लियर है, हम बहुत बार क्लासेस के अंदर अब कर चुके हैं कि भारत जो है मिस पूरा देश जो है जहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और एक ऐसा अनुमान है कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 डिग्री नहीं तो कम से कम उसको हम जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको रोक लें। उससे होगा क्या कि अगर ये हमारा जो तापमान है गैस उत्सर्जन का, ग्रीन हाउस गैस का, वो अगर बढ़ जाता है तो बहुत सारी जो है नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं जिसको हम कोई भी बाद में नहीं रोक सकता। हो सकता है किसी जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, हो सकता है कहीं पे बहुत ज्यादा जो है सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आपकी जो है हो सकता है। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर जो है पूरी दुनिया है और सबके सब ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। अब आते हैं नेट जीरो इमिशन के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैडम बोली जा रही हैं नेट जीरो इमिशन क्या होता है, नेट जीरो इमिशन क्या होता है, तो आखिर ये है क्या। तो चलिए एक बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि कॉप 26 क्या है। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजों से हम करेंगे और क्लियरली मैं आपको जो एक चीज बताना चाहूंगी मैं कि ये जो सेशन है, ये जो करंट अफेयर का जो सेगमेंट हमने जो लिया है, ये स्पेशली बिगनर्स के लिया है। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि मैम करंट अफेयर जो है हमें समझ में नहीं आते हैं, अभी हमने जस्ट स्कूल से पास आउट किया है, हमने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो एकदम से टॉपिक हमें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन यकीन मानिएगा हम लोग यहाँ पे इतने इजी वे के अंदर टॉपिक कर रहे हैं और इतनी इजीली हम उसके नोट्स बनाएंगे तो कि आपने कभी भी कोई टॉपिक नहीं पढ़ा होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, और एक बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। लेकिन बस आपको जो करना है वो है आपकी कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करके रखना है, राइट। तो अब आते हैं कि नेट जीरो इमिशन क्या है, जो हम बार बार कह रहे हैं पूरी दुनिया की कार्बन उत्सर्जन कम करिए कम करिए कम करिए। अब थोड़ा सा अपनी क्रिएटिव थिंकिंग लगाइए, क्या ये पॉसिबल है कि हम कार्बन का उत्सर्जन ना करें। देखिए हम इस कोई न्यूज को नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए मैं आपसे ही कैसे आपके आंसर्स निकलवाती हूं। मैं आपको सबको पता है, बस कुछ टर्म्स ऐसी आ जाती हैं जो आपको नहीं पता रहती है। एक 10th क्लास के या 11th क्लास के बच्चे को भी पता है कि कार्बन का उत्सर्जन होता है, राइट। किससे होता है, तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे धुआं निकलता है, जितने भी जो हमारे ट्रांसपोर्ट्स हैं उनसे, गाड़ियों से धुआं निकलता है। तो जो भी धुआं निकल रहा है वो क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, आपकी मीन्स आपके गैस कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे आपको देखा होगा कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो पॉल्यूशन जो होता है उससे आप अस्थमा हो जाता है या मतलब खांसी जैसी हमको आने लगती है, मतलब हमारे पूरे एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन हो जाता है। फिर होली के बाद या दिवाली के बाद जब फसल पकती है तो जब एक हार्वेस्ट जब पीरियड होता है तब भी जब फसलों को जलाते हैं उससे भी आपका धुआं निकलता है। तो ये सारी चीजें हमको पता है। अब क्या करना है, हमें उस धुएं को कंट्रोल करना है। धुएं को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो 2 चीज हो सकती है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि नेट जीरो मींस कि भाई कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक और टर्म मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये भी आपका लिखा आ सकता है। एक होता है आपका ग्रॉस ग्रॉस और एक होता है आपका नेट, राइट। ग्रॉस मीन्स ग्रॉस जो है जीरो इमिशन और एक होता है नेट जीरो इमिशन। ग्रॉस एक कल्पना मात्र है, मीन्स जहां पे हम ये कह लेंगे कि कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये एक काल्पनिक वो है। नेट ये है कि हम जितना भी जो हमारा कार्बन जो एक निश्चित मात्रा में उत्सर्जन होता है, तो हम क्या करना है, हमें जितना कार्बन उत्सर्जन होता है हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। वो एक होता है ना कि सपोज आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपका एग्जाम्स टाइम है, राइट। एग्जाम्स टाइम में हम क्या करते हैं कि पूरी जो है पढ़ाई कर लेते हैं और पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं, हम थोड़ा सा हमारा बैकअप भी हमारा साथ में रहता है। तो मीन्स हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, फैक्ट्रीज हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम जो है ग्रीनरी कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, फॉरेस्टेशन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपकी जितनी भी जो आपका सी जो है एक्विटिक जो आपकी लाइफ है वो भी जो है आपकी काफी हद तक जो है आपका कार्बन का उत्सर्जन जो है अवर्धन करती है। तो ये क्या हो गया,
प्रॉब्लम हमारे सामने है कि कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, हमें क्या करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, राइट। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये भी आ सकता है, इसको कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या है, कि अगर किसी कंपनी के कारखाने से सालाना कार्बन की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन हो रहा है, मीन्स कि अगर सोचिए कि हमारे यहाँ से 1 टन जो है हमेशा कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो कंपनी क्या करेगी, निकाल रही है, मीन्स कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, वो एक नेचुरल सी चीज है कि उसको अगर फैक्ट्री चलानी है तो वो धुआं होगा ही होगा। लेकिन हमने क्या किया, उसका सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकालना ना, उसका ऑल्टरनेट ढूंढा कि ये तो निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़े से वहां पे उस एरिया के अंदर जो है हम बहुत सारे पेड़ अगर हम लगा देंगे तो क्या होगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपको अभी ध्यान है कि थोड़े से दिनों पहले ही मैंने बताया था कि एनटीपीसी को जो है काफी इसमें अवार्ड्स मिले हैं कि उसने प्रीमाइसेस के अंदर सॉरी जो है काफी उन्होंने ग्रीनरी की थी, जिससे कार्बन का उत्सर्जन जो है उसको रोक रहे थे, राइट। तो इसको कहते हैं नेट जीरो इमिशन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब क्या है जीरो इमिशन, जीरो इमिशन का मतलब आप बिल्कुल भी जो है आप नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है आपका जीरो इमिशन का मतलब होता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन कम करने की आदत बहुत पहले से की जा रही है, फाइन। अब बात नेट जीरो इमिशन की हो रही है। ग्लासगो में हुई कोप 26 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे एक नया शब्द लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट सामने रखा गया है। अब ये भी देखिए, आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि आपके लाइफ वर्ड जो है इसका क्या मतलब है, फाइन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेट जीरो के लक्ष्य को पाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की बात कही है। देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ड है जन आंदोलन। जन आंदोलन या हम कह सकते हैं एक मास को हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं। अगर हमें सरकार बोलती है कि हमें जो है आपका कार्बन का उत्सर्जन आपको कम करना है, लेकिन इसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को हम नहीं बोल सकते हैं, इसके अंदर हम सबको जो है साथ में लेके चलना है। मीन्स की हम सबको अपने लेवल पे सोचना है कि हम कैसे जो है इसकी जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। इसके लिए इसकी वर्ड यूज किया गया है जन आंदोलन। उन्होंने भारत की तरफ से 5 अमृत तत्व पंचामृत का सिद्धांत भी रखा है। अब यहाँ पे भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचामृत का सिद्धांत जो है पीएम मोदी ने कहाँ पे लिखा था। तो ये जो पंचामृत का सिद्धांत था, तो ये याद रखिएगा, ये कोप 26 के अंदर जो है हमारे पीएम मोदी ने इसको नाम दिया था। इसमें भारत ने नेट जीरो को लेकर अपना पूरा प्लान बताया है। दुनिया भर के प्रमुख देश ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित हैं। कुछ देशों ने तो ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर काम करना भी शुरू कर दिया है और कुछ देश जागरूकता फैलाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिससे साल 2050 से इससे पहले सुधार हो सकेगा।